मैं सारिका तिवारी एक बार फिर आपके सामने। आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 1 संख्या पद्धति में 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम 1.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। 1.2 का पहला प्रश्न है, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जो ये कथन हमें प्रश्न 1 में दिए गए हैं तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य। मैंने आपके लिए पहले से ही ये कथन लिख दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वो हमसे पहले कथन में पूछ रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको याद होगा जब हमने संख्या पद्धति शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह या समुच्चय बनता है। तो जो वास्तविक संख्याओं का संग्रह या समुच्चय होता है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। और हमको कारण भी बताना है, तो हम कारण क्या दे देंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलाकर या मिलकर वास्तविक संख्याओं के समूह का निर्माण करते हैं या वास्तविक संख्याओं का समूह बनाती हैं, परिमेय और अपरिमेय मिलकर। इसलिए सत्य है, जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वो एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। अब हम इसका दूसरा कथन देखेंगे। दूसरे कथन में वो कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। m एक प्राकृत संख्या है। अब आपको तो पता है संख्या रेखा, देखिए मैं यहाँ बताती हूँ आपको। संख्या रेखा ऐसी लाइन, उसके बीचों बीच 0, यहाँ पर सारे धनात्मक मान और यहाँ पर ऋणात्मक मान। संख्या रेखा आप 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, उसके राइट हैंड पर सारे धनात्मक मान और लेफ्ट में ऋणात्मक मान। यानी संख्या रेखा पर तो धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब हमारा कथन हमसे कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। कर्णी m के रूप का होता है और m क्या है, एक प्राकृत संख्या। आपको मालूम है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन से आता है, 1 से शुरू होता है अनंत तक, पर इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। पर संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्या भी होती है। इसीलिए हमारा ये कथन है वो असत्य है, क्योंकि कारण हमने लिख दिया है, क्योंकि कोई भी संख्या किसी प्राकृत संख्या, कोई भी असत्य, ये कथन हमारा असत्य है। क्योंकि कोई भी ये ऋण यानी ऋणात्मक संख्या, ऋण से हम क्या बता रहे हैं, ऋणात्मक संख्या, ये वाला जो हमारा कथन है वो असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या आती नहीं है, तो ये उसका वर्गमूल ऋणात्मक आएगा ही नहीं। इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। हम अगला कथन लेते हैं इसका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारा तीसरा जो कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, आपको पता है ना वास्तविक संख्याओं को जो संग्रह है, हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आती हैं, दोनों आती। पर ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती। तो सरासर ये कथन क्या है, असत्य है। तो हमने लिखा असत्य, क्योंकि देखो वास्तविक 2, 3, 4, 5, हम उदाहरण ले लें, 2, 3, 4, 5 वास्तविक संख्या तो हैं, किंतु ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमारा ये कथन भी असत्य होगा। अब हम 1.2 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको मालूम है ना कि पूर्णांक क्या होते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 में हम पूर्णांकों का उपयोग कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या रेखा जो रहती है उसमें धनात्मक मान भी होते हैं, ऋणात्मक मान भी होता है और 0 भी होता है। इन सबको मिलाकर पूर्णांकों का संग्रह बनता है, जिसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, हम देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है यहाँ पर ये हमसे। ठीक है, और वर्गमूल का मतलब आपने कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं, वर्गमूल यानी किसी संख्या पर करनी लेना। ठीक है, और आपको मालूम है वर्गमूल मतलब संख्या पर 1/2 की घात। और कभी भी कोई संख्या यदि करनी यानी वर्गमूल में 2 बार आती है तो 1 बन के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं
जिनके वर्गमूल हल हो जाते हैं वो सारी परिमेय कहलाती हैं, पर जिन संख्याओं के वर्गमूल हल नहीं हो पाते हैं वे वाली संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा देती हूँ एक बार। जैसे 9, आपको मालूम है ये हमने 9 का वर्गमूल लिया है। वर्गमूल को हम करनी के चिन्ह से बताते हैं। इस पर कोई घात नहीं है। करनी का मतलब 1/2 की घात, यानी 9 के ऊपर 1/2 की घात है। यदि हम 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3, इसका मतलब है 3 कितनी बार आ गया है? 2 बार। 3 2 बार आया, यानी 3 की घात 2 हो गया। और इस वर्गमूल यानी करनी का मतलब है कि इसके ऊपर 1/2 की घात, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/2 और ऊपर वाले 2 से 2 कट गया तो 3 बन गया। ये क्या बन गई? हमारी सिंपल संख्या बाहर आ गई 3। तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता चुकी हूँ, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब जिन संख्याओं की करनी हल नहीं हो पाती, जैसे यदि हम करनी में 5 ले लें तो इसका जोड़ा ही नहीं बन रहा, 5 2 बार आ ही नहीं रहा, इसलिए इसकी करनी हट नहीं पा रही, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछना चाहता है वो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने यहाँ पर हल करके देख लिया। देखिए, करनी 9 का हमने हल किया, 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका हमने वर्गमूल लिया तो 3 उत्तर आ गया, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। और हमने करनी 5 का वर्गमूल लिया तो करनी 5 क्या हो रहा है? उसकी करनी हल ही नहीं हो पा रही, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो जो 9 था, हमने 9 का वर्गमूल लिया तो वो परिमेय बन गया था, और करनी 5 का वर्गमूल लिया तो वो परिमेय नहीं बना, वो अपरिमेय रहा। हमसे प्रश्न सभी के बारे में बोल रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? नहीं। हमने सॉल्व करके देख लिया है कि ये बात गलत है। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, इसका हमने उत्तर दे दिया। अब वो आगे पूछ रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या बन जाता है। आप 9 का उदाहरण दे सकते हैं, 4 का उदाहरण दे सकते हैं, 16 का उदाहरण दे सकते हैं, 25 का उदाहरण दे सकते हैं। हम यहाँ पर करनी 4 ले लेते हैं। देखिए, करनी 4 का हमने वर्गमूल लिया, पर इसकी करनी तो हल हो जाएगी। कैसे? 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। करनी की विशेषता होती है, उसमें कोई संख्या 2 बार आती है तो वो 1 बन के बाहर निकल जाती है। ये जो 2 है वो एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने बता दिया कि ऐसी कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनके वर्गमूल, कुछ के वर्गमूल परिमेय होते हैं, कुछ के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो जो ये हमसे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है वो असत्य है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक, तो हमने इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमारा अगला प्रश्न है, ये परीक्षा में भी आता है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 3 को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3? संख्या रेखा पर करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? करनी 5 को हमें संख्या रेखा पर बताना है। तो जो हम रचना करते जाते हैं, ठीक है, उसे हम स्केल, पेंसिल, है ना, उसकी सहायता से हम रचना करेंगे भी, पर आपको रचना की विधि भी लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जैसा मैं बोलूँगी उसे हमें लिखना भी है और उससे हमें चित्र भी बनाते हुए चलना है, दर्शाना भी है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर हमें करनी 5 को दर्शाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रेखा लेंगे, ये चाहे तो आप पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या किया, एक रेखा ली, है ना, एक रेखा ली, उस पर हमने रेखा पर ये O से A तक, OA बराबर, ठीक है, रेखा पर OA बराबर 2 इकाई लिया। जब भी हमें सेंटीमीटर या मीटर ना दिया हो तो हम संख्याओं के साथ इकाई शब्द लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने एक रेखा बनाई थी तो हमने रचना के पद में लिख दिया कि एक रेखा ली। उसके बाद हमने OA, ये संख्या रेखा में धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, बीच में 0 होता है, तो हमने तो सीधे सीधे रेखा ले ली और OA को धनात्मक इकाई ले लिया है। तो OA बराबर हमने कितना दर्शाया है, 2 इकाई।
ठीक है। तो हमने ये OA बराबर 2 इकाई ले लिया, इधर 2 डाल दो आप, ये OA बराबर 2 इकाई लिया। अब हम चाहें तो इस रेखा को यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं, हमें तो यहाँ से मतलब है, ये यहाँ से, ठीक है। हमने OA बराबर 2 इकाई लिया। अब इस बिंदु A पर हमने ये एक B बिंदु से, यहाँ ऊपर एक B बिंदु से AB बराबर 1 इकाई का लंब लिया, AB बराबर 1 इकाई का लंब डाला। यहाँ पर हम लिख भी दें तीसरे पॉइंट में कि हमने बिंदु A पर बिंदु B से AB बराबर 1 इकाई का लंब डाला, ठीक है। ये हमने AB बराबर 1 इकाई का लंब डाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस OB को मिला देंगे, OB को मिलाया, यहाँ पर आप लिख दो OB को मिलाया, OB को मिलाया। हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। हमने संख्या रेखा ली या रेखा ली, हमने इसको लिख दिया, एक रेखा ले ली। उस रेखा पर हमने OA बराबर 2 बिंदु ले लिए, O और A, और उस OA को हमने कितना माना, 2 इकाई मान लिया, ठीक है। OA बराबर हमने 2 इकाई मान लिया। फिर जो A बिंदु था उस पर एक दूसरे बिंदु B से AB बराबर 1 इकाई का लंब डाला। ये सीधी रेखा कहलाती, किसी बिंदु पर सीधी रेखा आकर गिरती है उसे हम लंब बोलते हैं। तो हमने बिंदु B से AB पर AB बराबर 1 इकाई का लंब लिया या डाला, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने OB को मिलाया। अब आप देखेंगे जब भी लंब डलता है और जब हम ऐसे 3 बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। OAB क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट 5 में, इस प्रकार इस प्रकार OAB एक समकोण त्रिभुज है। ये इस साइन को हम त्रिभुज पढ़ते हैं। जो इस प्रकार त्रिभुज बना हमारा OAB, इसने कौन सा रूप लिया, एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। अब ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये हमारा OAB एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हम लिख दें इस प्रकार OBA एक समकोण त्रिभुज है, या ये बिंदु A पर समकोण है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं हम इसको, OAB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लगती है। पाइथागोरस प्रमेय है जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य 2 भुजा त्रिभुज में एक तो कर्ण होती है, एक लंब और एक आधार होता है। हमारा ये जो त्रिभुज है ना, इसमें ये कर्ण, ये लंब और ये वाला आधार है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, मैं इधर लिखती हूँ आपको। देखिए हमने पॉइंट इस प्रकार लिख लिया है। इस प्रकार OAB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लिखेंगे यहाँ, हिंदी लिख लें अपन, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार पूरा लिख देती हूँ, आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब मैं इसे गणितीय भाषा में लिख देती हूँ जिससे हमें इनके मान पता चल सके। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा OB, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ OB का वर्ग बराबर।
अब लंब, ये हमने लंब डाला था ए बी, तो हम लिख दें लंब यानी ए बी का वर्ग, धन आधार ये नीचे वाला ओ ए, तो हमने लिख दिया ओ ए का वर्ग। अब हम इसके मान रखें, ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए बी का वर्ग क्या है 2 का वर्ग, धन 1, ये ओ ए बी हमारा नहीं, ए बी हमारा लंब है, ये ए बी हमारा लंब है तो 1 इधर आएगा, ये देखिए ए बी 1 था तो 1 का वर्ग आ गया, धन ओ ए हमारा कितना है 2, तो 2 का वर्ग आ गया। अब हम इसको हल करें, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ये देखिए 4 और 1 को जोड़ा तो 5 आया। और जब भी हम एक साइड से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड करनी चढ़ जाती है, इसे हम वर्गमूल लेना भी बोलते हैं। हम लिखें ना, हम सीधे यहाँ से ये जो ओ बी पर वर्ग है, यहाँ से ओ बी का वर्ग हटाएंगे तो ये 5 पर करनी लग जाएगी। इस प्रकार ओ बी का मान कितना जाएगा, ओ बी बराबर करनी 5। ठीक है, ये देखिए जो ये ओ बी है वो किसे दर्शा रहा है, करनी 5 की दूरी को। हमें करनी 5 को दर्शाना है, देखिए संख्या रेखा पर करनी 5 को दर्शाना है, पर ये तो अभी हमारा ऊपर आया है। अब हम इसके लिए और क्या करते हैं देखते हैं। ये जो ओ बी है वो करनी 5 को दर्शा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और ओ को केंद्र मानेंगे, और जो ओ बी है हम प्रकार को यहाँ तक खोलेंगे, ओ बी बराबर, ओ बी हमारा क्या है करनी 5, ओ को केंद्र मानकर जो हम ये ओ बी खोलते हैं ना प्रकार से, उसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो हम ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर संख्या ये ओ एक चाप काटेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर ऐसे देखिए नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला सिरा ऊपर रखेंगे और इतना खोलकर ये ऐसा धीरे धीरे एक चाप काट देंगे जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये बिंदु जो सी है, ये बिंदु जो सी है ये हमारा करनी 5 को दर्शाता है, जो हमारा बिंदु सी है वो करनी 5 को दर्शाता है। तो हमने जो लिखा उसे हम उसके रचना के पद भी लिख देते हैं। देखिए ओ बी बराबर करनी 5 आया। अब हमने क्या किया था, इसके बाद की स्टेप लिखेंगे, ओ को कौन सी स्टेप ले लें, ये 6वीं, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर, देखिए ओ को हमने केंद्र माला, नुकीला सिरा यहाँ पर रखा, हमने इतना खोला प्रकार को और एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही सी बिंदु हमारा करनी 5 है। ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा या काटा, है ना, एक चाप काटा जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर यहाँ हम प्रश्न को मिटा देते हैं। हाँ, जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये बिंदु जो सी है ना, बिंदु सी बराबर करनी 5 को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार हम इसे और दोहरा लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले करनी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे। मैं इधर और बताते जाती हूँ। ये हमने रेखा ली, उस पर एक ओ बिंदु लिया और ओ से ए तक 2 इकाई ले ली। ये हमने लिखा एक रेखा ली, रेखा ओ ए पर 2 इकाई ली। उसके बाद बिंदु ए पर एक बिंदु बी से ए बी बराबर 1 इकाई का लंब लिया।
1 इकाई का लंब लिया, OB को मिला दिया। इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हुआ OAB। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ हमारा OB है तो हमने लिख दिया OB का वर्ग बराबर लंब आपका क्या है? AB का वर्ग, हमने लिख दिया AB का वर्ग, और आधार क्या है? OA, तो OA का वर्ग। अब हम इनका क्या रखेंगे? मान रखेंगे। OB का वर्ग बराबर AB क्या था? 1 का वर्ग धन OA क्या था? 2 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 आ गया। 1 और 4 को जोड़ा 5 आ गया। किसी भी एक साइड से जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड करनी लग जाती है। OB का वर्ग हटाया तो 5 पर करनी लग गई। जो हमारा OB है वो करनी 5 को बता रहा है। अब ये अभी तो ये करनी 5 हमें त्रिभुज कर्ण के रूप में दिख रहा है, पर हमें करनी 5 को संख्या रेखा पर बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बिंदु O है इसको केंद्र मानेंगे। हमारा बिंदु जो ये O था इसे हमने केंद्र माना, और जो हमारा परकाल होता है उस पर हमने OB बराबर करनी 5 लिया। ये हमने त्रिज्या ले ली और हमने उसका नुकीला सिरा यहाँ O पर रखा और OB त्रिज्या लेकर ये धीरे धीरे एक चाप खींचा जो हमारी संख्या रेखा को C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और जो ये हमारा C बिंदु है यही हमारा करनी 5 है। इस प्रकार हमने आज संख्या पद्धति है उसमें 1.2 प्रश्नावली पूरी हल करी। धन्यवाद।